हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड चैप्टर 2 जो आपका टर्म 2 से रिलेटेड चैप्टर है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने योगा एंड लाइफस्टाइल से चैप्टर से रिलेटेड भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो पर विजिट करिए ताकि आपका जो सब्जेक्टिव से रिलेटेड जो पेपर है उसके क्वेश्चंस किस तरह बनने हैं, किस तरीके से आप आंसर मेकिंग कर सकते हैं, ये चीजें आपको क्लियर हो जाएं। तो इस वीडियो में भी मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही स्टार्ट करूंगी और धीरे धीरे बाकी चैप्टर्स भी आपके जो आगे के हैं उन्हें भी 1 बाय 1 कवर करूंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर से। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट बेस पे लिया है वो है आपका, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, एक्सप्लेन ब्रीफली। अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटी क्या होती है उन्हें ब्रीफली एक्सप्लेन करना है आपको। तो डिसेबिलिटी थ्री टाइप्स की होती हैं, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी देखते हैं। इट इज अ डिसेबिलिटी दैट इम्पैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू एसेस, प्रोसेस और रिमेम्बर इन्फॉर्मेशन। यानी कि सोचने की इन्फॉर्मेशन या किसी चीज को याद करने की या आप जो भी दिमाग में है उसे प्रोसेस करके उसका रिप्लाई देना, ठीक है, वो चीज आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को दिखाता है। अगर यही इफेक्ट हो जाए तो फिर ये चीज क्या हो जाती है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हो जाती है। इट इज अ लिमिटेशन टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट और रिस्पॉन्ड टू इन्फॉर्मेशन। जनरली जब किसी को कॉग्निटिव डिसेबिलिटी होती है तो वो चीजों को समझना, उसे इंटरप्रेट करना, उसे अपनी बातों को कहना और रिकॉग्नाइज करना, याद करना, ये सारी चीजें उसकी इफेक्ट हो जाती हैं। सो ये आपका कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें तो इट इज अ डिसेबिलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी इन बोथ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड अडेप्टिव बिहेवियर। यानी कि आपके पर्सन के सोचने समझने की शक्ति जो है वो भी कम है और साथ साथ उसकी ये जो दिमाग की कमी है ये उसके फिजिकल फंक्शनिंग में दिखाई देती है। ठीक है, उसके डेली बेस फंक्शनिंग में उसके दिमाग की कमजोरी दिखाई देती है, उसके एक्शंस में शो होता है कि हाँ प्रॉब्लम दिमाग में है जिसकी वजह से एक्शंस भी सही से परफॉर्म नहीं हो रहे। तो ये चीज क्या हो जाती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इट इज मोर सीवियर इन नेचर एज द चाइल्ड इज नॉट एबल टू परफॉर्म इवन द डेली एक्टिविटीज। और ये आपकी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी से ज्यादा सीवियर होती है। क्यों? क्योंकि डेली एक्टिविटीज करने में भी दिक्कत होती है उस बच्चे को जिसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। दिमाग भी कमजोर है, उस दिमाग के कमजोर होने की वजह से फिजिकल एक्शंस भी नहीं वो डेली बेस के कर पा रहा है। सो ये चीज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी। इट इज लॉन्ग टर्म लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ बॉडी पार्ट दैट लिमिट्स द बॉडीज फिजिकल फंक्शन। बॉडी का फिजिकल फंक्शन प्रॉपर ना हो पाए, इस तरह की किसी तरह की लंबे समय का लॉस हो जाए पर्सन को, या इम्पेयरमेंट ऑफ बॉडी मतलब कि किसी भी तरीके से शरीर को कोई नुकसान पहुंचना जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटीज किसी तरह से कम होने लगे या पूरी तरीके से बंद हो जाएं, तो वो चीज फिजिकल डिसेबिलिटी कहलाती है, जिसे हम विकलांग कहते हैं। अ पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी कैन नॉट परफॉर्म मेनी एक्शंस इंडिपेंडेंटली। स्वतंत्र तरीके से एक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाता एक पर्सन जिसको फिजिकल डिसेबिलिटी रहती है। इट मे बी अ मोटर डेफिशिएंसी और अ सेंसरी इम्पेयरमेंट। ये इसके दो टाइप हैं, दो तरह की डिसेबिलिटी आपकी हो सकती है, सेंसरी और मोटर। बाकी अगर फिजिकल डिसेबिलिटी की मैं बात करूं तो केवल शरीर काम नहीं कर रहा है, शरीर में किसी तरह की इम्पेयरमेंट है, किसी तरह की कमी है, विकलांग है पर्सन, तो वो चीज फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। मेंटली भी डिसेबिलिटी है और साथ साथ मेंटल डिसेबिलिटी की वजह से फिजिकल डिसेबिलिटी भी प्रॉपर नहीं, उसे हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या होता है कि केवल दिमाग है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वो चीज कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। तो ये 3 तरह की डिसेबिलिटी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस आपके इस तरह के से भी फ्रेम होते हैं कि फिजिकल डिसेबिलिटी को समझा दीजिए, उसके सिम्टम्स बता दीजिए, या फिर कॉग्निटिव डिसेबिलिटी एक्सप्लेन करिए उसके सिम्टम्स। तो आपको इस पूरे ही चैप्टर में काफी चीजें, क्वेश्चंस काफी तरीके से आपके फ्रेम हो सकते हैं। तो आपको सारी चीजों को ही रिमेम्बर करना पड़ेगा क्योंकि आपके कई सारे डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं। ADHD है, ASD है,
ओडीडी है, ओसीडी है, तो ये सारी चीजों के भी सिम्टम, इनके किस तरीके से हो सकते हैं, कॉजेज, ये चीजें आपको याद करनी ही पड़ेंगी इस चैप्टर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक और आपका डिफरेंट है, राइट एनी 3 कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के 3 कारण, ठीक है। एक तो ये हो गया डिसेबिलिटी के 3 कारण, और कई बार आपसे पूछा जाता है पर्टिकुलर डिसऑर्डर के कारण क्या है या पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के कारण क्या है। तो आपसे मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप ऐसे कारण उठाएं, ऐसे कॉजेज उठाएं जो आपके कई सारे डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी में सेम हो, तो आपका लर्निंग पोर्शन थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सेम पॉइंट देखोगे, सेम पॉइंट अटेम्प्ट करोगे, तो उस केस में आपको उतना ज्यादा चीजों को रटना नहीं पड़ेगा या उतना ज्यादा चीजों को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत कॉमन आपके कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ दिए। एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाए पर्सन में, किसी तरीके से उसे कोई इंजरी हो जाए तो वो डिसेबिलिटी कहलाएगा। पॉवर्टी भी आपका डिसेबिलिटी का कारण हो सकता है कि पुअर सैनिटेशन है, क्राउडेड लिविंग है, एक ही रूम में से पूरी की पूरी आपके कई लोगों की फैमिली जो है वो एक साथ रहती है, तो वो भी कई बार किसी तरह की डिसेबिलिटी को अराइज कर सकता है। एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, क्लीनिंग हैबिट नहीं है, क्लियर वाटर नहीं है, इनफ फूड नहीं है खाने को, ये सारी चीजें भी पर्सन में डिसेबिलिटी को अराइज करती हैं। देन वॉर, किसी तरह की वॉर हो जाना, ठीक है, लैंड माइन्स, बॉम्ब वगैरह, बुलेट्स वगैरह, ये किसी तरीके से पर्सन को लग जाना और उसकी वजह से वो डिसेबल हो जाए, या किसी तरह का केमिकल रिलीज हो जाए, जैसा आपका वो भोपाल गैस ट्रेजेडी था, तो वो चीजें भी डिसेबिलिटी का कारण होती हैं। सो दीज आर दी 3 कॉमन कॉजेज ऑफ एनी डिसेबिलिटी। देन आते हैं एक और क्वेश्चन, देखते हैं डिफरेंट टाइप का। हाउ डज दी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इंटरफेयर विद चाइल्ड्स नॉर्मल एवरीडे फंक्शनिंग। इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं कि जो आपका एसपीडी है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, वो एक पर्सन की, एक बच्चे की नॉर्मल लाइफ को कैसे अफेक्ट कर सकता है, उसकी फंक्शनिंग को कैसे अफेक्ट कर सकता है। सो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इज अ कंडीशन। पहले आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये होता क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे कि ट्रबल होता है चीजों को रिसीव करने और रिस्पॉन्ड करने में, ठीक है। आप इन्फॉर्मेशन का रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हो ठीक से, और आपका दिमाग उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम एसपीडी आर आइदर अंडर रिएक्टिव और ओवर रिएक्टिव। और ऐसे बच्चे कैसे होते हैं, या तो वो किसी चीज पर रिएक्ट ही नहीं करते या किसी छोटी सी चीज पर भी बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं। दे ऑल्सो लैक मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स भी उनकी इफेक्ट होती है। हैव शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन एंड डिलेड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं या बहुत देर में कम्युनिकेट करते हैं। और स्पैन ऑफ अटेंशन, यानी कि बहुत देर तक किसी चीज पर अटेंटिव नहीं रह पाते हैं। सेंसरी है ना, सेंस से रिलेटेड है, तो सेंस से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपके यहाँ पे उनके कारण होंगे। सो ड्यू टू these symptoms the children with SPD are not able to concentrate in स्टडीज में कॉन्सेंट्रेट नहीं बन पाता, अदर एक्टिविटीज पे फोकस नहीं कर पाते, कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, कि आपका जो सेंसरी कोऑर्डिनेशन है वो ब्रेन से प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीजें दे रखी हैं जो कि एक पर्सन की नॉर्मल लाइफ को अफेक्ट करती हैं। अगर इसको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूं तो आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कॉजेज क्या है एसपीडी के, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को घुमा कर भी पूछा जा सकता है कि भाई एक नॉर्मल डेली लाइफ है उसमें ये इस तरीके का बच्चा जो है वो कैसे एक्ट करेगा, तो आप कॉजेज ही बताएंगे, बस वही क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। अ चाइल्ड्स मदर हैज द हैबिट ऑफ वॉशिंग हर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। एक बच्चे की माँ है, उनको हर वक्त हाथ धोने की बहुत ज्यादा आदत है, बार बार हाथ धोती हैं। व्हाट काइंड ऑफ डिसऑर्डर शी माइट बी सफरिंग फ्रॉम, वो किस तरह के डिसऑर्डर से सफर कर रही हैं, ठीक है। एक्सप्लेन विद इट सिम्टम्स, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं कि कॉजेज को उठा के क्वेश्चन में कर दिया और आपसे डिसऑर्डर का नाम पूछ लिया। तो इसको हम ओसीडी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी किसी एक चीज की, किसी एक आदत की बहुत ज्यादा लत लग जाना, बार बार उस चीज को रिपीट करना, ठीक है। जैसे इसमें आपका एक एग्जांपल ये भी था कि कुछ लोग होते हैं जो बात करते वक्त एक वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं, तो ये भी एक तरीके का डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, सिम्टम में आता है ये। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस तरीके के अगर उनकी मदर का बिहेवियर है तो किस तरह का डिसऑर्डर उन्हें हो सकता है। तो ओसीडी, राइट, इट इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन। उसके बाद आप इसी ओसीडी को एक्सप्लेन कर दोगे और सिम्टम्स पूछे गए हैं तो उसे पॉइंट वाइज आप इस तरीके से
फ्रेम कर देंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने कल के वीडियो में भी कहा था, आपके आंसर्स बहुत अट्रैक्टिव हो जाएंगे, आपके आंसर बहुत कैची हो जाएंगे अगर आप उन्हें पॉइंट्स में लिखोगे। कोशिश करिएगा कि पूरा पन्ने पैराग्राफ भरने से बेहतर है आप पॉइंट्स में आंसर लिखें, ताकि आपको मार्क्स गेन करने में आसानी रहे। सो दीज आर द कॉसेस। बाकी मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर बहुत साफ साफ दिखा रही हूँ, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स, अपने क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकें। सो आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जितने क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं उसके। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं जो थोड़ा डिफरेंट है। 5-year-old सौरभ इज फेसिंग डिफिकल्टी इन रीडिंग द लेटर्स। एक 5 साल का बच्चा है सौरभ, उसे लेटर्स रीड करने में बहुत दिक्कत होती है। ही गेट कंफ्यूज बिटवीन लोअर केस ऑफ बी एंड डी। वो बी और डी वाले जो लेटर हैं उनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। विच डिसेबिलिटी इज ही सफरिंग फ्रॉम। किस तरह की डिसेबिलिटी हो सकती है इस बच्चे को? तो ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, यानी मेंटल डिसेबिलिटी है उसको, कि वो लेटर्स को ठीक से पहचान नहीं पा रहा, रीडिंग उसकी अच्छी नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, बी डी में कंफ्यूज हो रहा है, सी ई में कंफ्यूज हो रहा है। तो ये चीज क्या है कि कॉग्निटिव डिसेबिलिटी कहा जा सकता है इसको। इसके बाद आप विच डिसेबिलिटी इज ही सफरिंग फ्रॉम, एक्सप्लेन लिखा है क्वेश्चन में, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, जिसमें केवल मीनिंग ही नहीं आएगा, मीनिंग के बाद उसकी कॉजेस भी आ जाएंगे। अगर लॉन्ग में ये क्वेश्चन है तो आप ध्यान रखिए कि अगर एक्सप्लेन वर्ड लिख दिया उन्होंने तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, किस वजह से वो डिसेबिलिटी है, उस डिसेबिलिटी के सिम्टम्स क्या हैं, और साथ ही साथ उस डिसेबिलिटी का मीनिंग क्या है। ये तीनों ही आपको लिखना है, वेदर यू राइट इन पैराग्राफ फॉर्म और हेडिंग का सहारा लेकर आप लिखें क्वेश्चन। लेकिन एक्सप्लेन लिख दिया और लॉन्ग क्वेश्चन है तो फिर आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना है कि उससे पलट की कोई चीज बचे ना आपके आंसर में। सो दिस इज योर आंसर रिगार्डिंग कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी अभी हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन 1 में डिस्कस किया है, तो वही चीज आपकी यहाँ पे है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द डिसेबल पीपल। ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है कि हम एक डिसेबल पर्सन जो है उसकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट दें, ठीक है, उसकी डिग्निटी यानी कि उसका सम्मान करें। ये हमारे लिए हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जब आ जाता है कॉन्सेप्ट आपका, तो दिमाग में एक वर्ड आ जाता है एटिकेट। तो डिसेबिलिटी एटिकेट एक टॉपिक लास्ट में था आपका इस चैप्टर में, तो वही यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी एटिकेट क्या होते हैं या उसे एक्सप्लेन करिए। ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन की जगह आपको यहाँ एक ये लाइन दे दी गई सपोर्ट में, ठीक। तो यहाँ पे एक्सप्लेन क्या करना है आपको, डिसेबिलिटी एटिकेट्स हमें क्या क्या फॉलो करने चाहिए डिसेबल लोगों के साथ, वही आपको यहाँ पॉइंट के बेस पर दिखाए गए हैं। ये आपके सारे पॉइंट, ठीक है। एटिकेट्स क्या होते हैं, कौन कौन से हमें बिहेवियर उनके साथ करना चाहिए, वो चीजें आपको यहाँ पॉइंट वाइज बताई गई हैं। सो डिसेबिलिटी एटिकेट का एक क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के भी आता है। एक और देखते हैं क्वेश्चन, और हमारी इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन 5 स्ट्रेटेजी टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। आप चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए कौन सी 5 स्ट्रेटेजी यानी कौन से 5 काम करेंगे जिससे वो फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज हो सकें। ये भी आपका टॉपिक लास्ट का था इस चैप्टर का। हाउ फिजिकल एक्टिविटीज आर हेल्पफुल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। स्पेशल नीड जो चिल्ड्रन हैं उनको आप किस तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज में हेल्प कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी आप अपनाएंगे। तो उनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप, ठीक है, ये आपका वहां बुक में बकायदा पॉइंट वाइज में दे रखा है। मेडिकल चेकअप आप करवा सकते हैं उनका, ठीक है, डेली रूटीन बेस पर उनका मेडिकल चेकअप करवाइए ताकि उनकी हेल्थ को कहीं और कोई और ज्यादा चेंज उनमें ना आए, कोई नेगेटिव चेंज उनमें ना आए, तो मेडिकल चेकअप जरूरी है। एसिस्टिव टेक्नोलॉजी यानी कि अलग अलग जो भी उनके मूवमेंट वगैरह में जो एक्टिविटीज या जो इंस्ट्रूमेंट जरूरी हैं वो आप उनको यूज करें, उनको दें ताकि वो और ज्यादा अच्छे से फिजिकल एक्टिविटीज कर पाए।
जैसे आपके जिनको सुनाई नहीं देता तो उनको उस तरीके से ईयर मशीन जो होती है वो उनको प्रोवाइड करें। तो ये चीज क्या हो गई, एसिटिव टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी की आप हेल्प लें और उनको फिजिकल एक्टिविटीज में एंगेज करें। देन एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, यानी कि एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन में आपका था कि आप उन्हें केयरफुली डिजाइन फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रूमेंट वगैरह उनको प्रोवाइड कराएं। इंस्ट्रूमेंट से मेरा मतलब है कि उनको पढ़ाने का जो अलग तरीका है वो अपनाया जाए, ठीक, जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, जिससे वो चीजों को सीखें। वैसी स्ट्रेटजी एज अ टीचर आप अपनाएं, फिजिकल एजुकेशन को उस तरीके से आप सिखाएं ताकि फिजिकल एक्टिविटीज वो बच्चा कर सके जो डिसेबल है। और नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, उसके लिए एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिससे वो डिसेबल बच्चा अच्छे से खेल सके या अच्छे से काम कर सके, फिजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके, यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली उसको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराना कि वो आराम से एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। देन है एक्टिविटीज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, बच्चे से वो काम करवाएं आपको जिसमें उस बच्चे को इंटरेस्ट है, रादर देन जबरदस्ती। अगर उसका मन नहीं है वॉलीबॉल खेलने का या उसका मन नहीं है बास्केटबॉल खेलने का तो आप जबरदस्ती उसको खिलवाओ क्योंकि हमें फिजिकल एक्टिविटीज करानी है उस बच्चे से, तो ऐसा नहीं है। जिसमें उसका इंटरेस्ट हो उस तरह की एक्टिविटीज आप उस बच्चे से करवाएं। तो ये आपकी स्ट्रैटेजीज दे रखी हैं जो कि फिजिकल एक्टिविटीज पॉसिबल करवाता है एक डिसेबल बच्चे को। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से, मेरे ख्याल से मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने यहाँ डिस्कस किए। फिर भी जो डिसेबिलिटी दे रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग जो डिसऑर्डर हैं, एक क्वेश्चन जरूर आता है किसी ना किसी डिसऑर्डर से कि उसको एक्सप्लेन करिए या उसके सिम्टम्स बताइए या उसके कारण क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करिए। तो आपके पूरे चैप्टर में से वो डिसऑर्डर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और डिसेबिलिटी को एक्सप्लेन करना तो आपको आना ही चाहिए। कितने टाइप की डिसेबिलिटी है वो बेसिक है। सो इतने क्वेश्चंस आपके लिए सफिशिएंट होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आगे और ज्यादा अच्छे से वीडियो बनाऊं। बाकी इस चैप्टर को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जाकर ये चैप्टर बकायदा छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने एक एक टॉपिक उठाकर डिस्कस किया है। तो अगर आप चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। बाकी मैं आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको के सामने पूरे सारे वीडियोस की लिस्ट आ जाएगी और 1 बाय 1 आप सारे टॉपिक से रिलेटेड, इसी चैप्टर के टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आराम से देख सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।